हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक कोरियाई मूवी जिसका नाम साइलेंस है, जो देव बच्चों के रेप के मामले की रियल स्टोरी पर आधारित है। कांग जो एक ड्राइंग टीचर है, वो सियोल सिटी में उसकी माँ और उसके बेटे के साथ रहता था। कुछ ही साल पहले उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी, जिनका अभी फिलहाल में मुजिन सिटी स्कूल में ट्रांसफर हुआ था। बेसिकली ये स्कूल ऐसे बच्चों के लिए था जो गूंगे और बहरे हैं। कांग मुजिन सिटी की तरफ जा ही रहा होता है। रास्ते में एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से हिरन की मौत हो जाती है। वो अपनी टूटी हुई कार को फिक्स कराने के लिए गैरेज में ले जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात सियो यो जिन से होती है, जो कि इस शहर की ह्यूमन राइट्स कार्यकर्ता है। वो उसे डेफ स्कूल में ले जाती है। यहाँ दूसरी तरफ हमें एक छोटा सा लड़का दिखाई देता है, जो कि ट्रेन के नीचे आके सुसाइड कर लेता है। सीन यहाँ पर कट होता है। कांग प्रिंसिपल और चीफ से मिलने के लिए आया होता है। वो चौंक जाता है ये देखते हुए कि दोनों जुड़ा भाई हैं। यहाँ कांग को दूसरा झटका तब लगता है जब चीफ ने स्कूल के डेवलपमेंट फंड के नाम पर उसे रिश्वत की मांग की जाती है। वो बिना किसी आर्ग्यूमेंट करे वो रिश्वत देने के लिए मान जाता है, क्योंकि उसकी माँ और बेटी शहर में है और उसे ये जॉब उनके लिए किसी भी हालत में करनी है। लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपनी माँ से पैसे के लिए पूछता है। लेकिन उसकी माँ ने कहा उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो दे सके। अगले दिन कांग बच्चों को अपनी ड्राइंग क्लास देता है। कांग उन लोगों को ड्राइंग करने को देता है। तभी उसे योंडा नाम की लड़की की ड्राइंग बहुत अच्छी लगती है और वो उसकी ड्राइंग की तारीफ करता है। लेकिन योंडा जरा भी खुश नहीं होती उसकी तारीफ सुनकर। क्लास में मिन्सू नाम का लड़का आता है। जब वो मिन्सू को उसके चेहरे पर दिखता है तो उसे काफी चोट आई थी। वो हैरान हो जाता है। तभी मिन्सू के बारे में पता लगाने के लिए टीचर पार्क से मिलता है। फिर पार्क ने बताया मिन्सू डिप्रेस्ड है, क्योंकि कुछ दिनों पहले उसके छोटे भाई की मौत हो गई थी, इसलिए उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसके बाद उसने खुद से बच्चों की इंफॉर्मेशन निकालने के बारे में सोचता है, इसलिए उसने स्कूल का कंप्यूटर यूज किया और वो देखता है कि स्कूल में हर कोई बहुत गरीब है। मिन्सू के फादर बीमार है और उसकी माँ बहुत पहले ही भाग गई थी। इसके बाद वो योंडा के बारे में देखता है तो वो एक अनाथ लड़की है, उसके पेरेंट्स नहीं है। वैसे ही सैम यूरी के बारे में पता चलता है कि यूरी के पेरेंट्स है, लेकिन वो मेंटली अनस्टेबल है। सारी फाइल से पढ़ने के बाद वो अपना काम खत्म करके घर की ओर जा रहा होता है, अपनी माँ से बात करते हुए। वो स्कूल से बाहर ही जा रहा होता है, तभी उसे किसी लड़की की चिकने की आवाज आती है। कांग उस आवाज का पीछा करते हुए गर्ल्स बाथरूम की तरफ जाता है। आवाज बाथरूम की तरफ से आ रही थी। वो दरवाजा खोलकर अंदर जाने ही वाला होता है, तभी वहाँ स्कूल का गार्ड्स आ जाता है। गार्ड्स कहता है तुम गर्ल्स बाथरूम में नहीं जा सकते। कांग उसे बताता है कि बाथरूम के अंदर से कुछ आवाजें आ रही है। गार्ड्स कांग को समझाता है कि इस स्कूल में बच्चे अक्सर रात के समय मजे के लिए चिल्लाते हैं। वो खुद तो सुन नहीं पाते, इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं और वो गार्ड्स कांग को जाने को कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक पुलिस ऑफिसर प्रिंसिपल से रिश्वत ले रहा होता है। वो इसी स्कूल के किसी कांड को रोकने के लिए रिश्वत लेता है। तभी वहाँ पार्क मिन्सू को बड़ी बेरहमी से पिट रहा होता है। इतने में कांग वहाँ आता है और उससे मिन्सू को पिटने के मारने की वजह पूछता है। पार्क बताता है कि ये लड़का 2 लड़कियों के साथ स्कूल से बाहर निकल गया था। इसी तरह मिन्सू का छोटा भाई स्कूल से बाहर चला गया था, जिसकी वजह से रेलवे के पटरी के नीचे आ गया था। पार्क का कहना था कि उसे इन बच्चों की बड़ी फिक्र है, इसलिए उन्हें अनुशासन में रखने के लिए इनको मारना पड़ता है। कांग को शक होता है यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। स्कूल का काम खत्म करके छुट्टी मिलने के बाद कांग उसके घर की ओर निकलता है। तब उसकी नजर यूरी पर पड़ती है। वो अपने रूम की विंडो पर बैठी हुई थी। कांग को फिक्र होती है कि कहीं यूरी विंडो से नीचे गिर ना जाए। वो उससे बहुत आवाज लगाता है, लेकिन यूरी कुछ भी सुन नहीं सकती थी, क्योंकि वो बहरी थी। कांग भागकर उसे खींच लेता है। वो लड़की उसको देखकर बहुत डरने लगती है। कांग उसे इशारे में समझाता है, तुम्हें डराने के लिए मैं माफी मांगता हूँ, मैं बस तुम्हारी मदद कर रहा था। कांग जब जा रहा होता है तब वो लड़की कांग को रोक लेती है और उसका हाथ पकड़कर उसको सीढ़ियों के नीचे ले जाती है और वो एक दरवाजे की तरफ इशारा करती है और वहाँ से चली जाती है। अब कांग उस दरवाजे को खोल के अंदर जाता है और दिखता है एक लेडी स्टूडेंट को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर कर रही थी। कांग उससे बोलता है ये क्या कर रही हो? वो कहती है मैं उसे अनुशासन दे रही हूँ। तब कांग को गुस्सा आता है। वो बोलता है तुम्हें किसने हक दिया इसे ऐसे बेहरे में से पिटने का? इसके बाद वो बोलती है तुम मुझे मत सिखाओ, मुझे मालूम है इन लोगों के साथ कैसे डील करना है। इसके बाद कांग येंडो को हॉस्पिटल में एडमिट कराता है और उसने यूजिन को कॉल करके बुलाता है, क्योंकि उस लड़की की चोटें गंभीर थी। यूजिन को उसकी ऐसी हालत
देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। अगले दिन कांग इस मैटर को लेकर प्रिंसिपल और चिप के पास जाता है और उस लेडी के खिलाफ कंप्लेंट करता है। तब प्रिंसिपल बोलता है हमें पता है उसका बिहेवियर बच्चों के लिए ठीक नहीं है, लेकिन हम अपने तरीके से बात करेंगे। कांग बताता है उसने उस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। ये बात सुनकर प्रिंसिपल और चिप को अच्छी नहीं लगती और वो लोग कांग से हॉस्पिटल का नाम पूछते हैं। कांग उन्हें सब कुछ बता देता है। इसके बाद यूजिन का कॉल आता है। वो कांग को कुछ जरूरी बात बताना चाहती थी, इसलिए उसने मिलने के लिए बुलाती है। कुछ देर बाद यूजिन ने कांग को ऐसी बात बताई जिसे सुन के किसी की भी रूह कांप जाए। येंडो जो एडमिट थे उसे यूजिन को खत के जरिए बताया कि प्रिंसिपल ने उसका यौन शोषण करने की कोशिश की थी। इसके अलावा चिप भी शामिल था। उसने बताया कि वो अकेली शिकार नहीं थी और बच्चे भी यौन शोषण के शिकार हो रहे थे और वहाँ के टीचर पार्क भी शामिल है। और बताती है कि पार्क लड़कों का शोषण करता था और पुलिस ऑफिसर भी मिला हुआ था, इसीलिए बच्चे कहीं भी कंप्लेंट्स नहीं कर पाते थे। जिसने येंडो की बेरहमी से पिटाई की थी वो प्रिंसिपल की मुंबोली बहन है और वो प्रिंसिपल की लवर भी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस लड़की को मोजिन ह्यूमन राइट्स सेंटर में लेके जाते हैं। तब कांग येंडो से साइन लैंग्वेज में बात करता है और बोलता है कि वो लोग समझते हैं उसके साथ बहुत ही गलत हुआ है और पूछने लगता है उस लड़की से उस दिन स्कूल के बाद क्या हुआ। येंडो कांग को बताती है उस दिन स्कूल के बाद येंडो और यूरी ग्राउंड में खेल रहे थे। फिर यूरी बाथरूम यूज करने के लिए स्कूल में जाती है। काफी समय के बाद यूरी लौटती नहीं, फिर उसे चेक करने के लिए स्कूल जाती है। फिर प्रिंसिपल उसे ऑफिस में बुलाने के लिए इशारा करता है। उसके न जाने पर प्रिंसिपल उसको जबरदस्ती करके ले जाता है, फिर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करने लगता है। येंडो किसी तरह प्रिंसिपल को धक्का देकर ऑफिस से भाग जाती है और बाथरूम में जाके छुप जाती है, लेकिन प्रिंसिपल उसका पीछा बाथरूम में भी करने लगता है और उसे पकड़ लेता है और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करने लगता है। प्रिंसिपल उसे बड़ी बेरहमी से मारने लगता है और उस दिन कांग को जिस लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी वो और कोई नहीं येंडो थी। इन सारी बातों को वो लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। ह्यूमन राइट्स सेंटर में यूरी भी मौजूद थी। येंडो को ये सब बताते हुए वो देखकर बहुत रोने लगती है और बताती है ये सब मेरे साथ भी हुआ है। तो यूरी अब अपनी कहानी बताती है। बारिश का दिन था। यूरी बैठकर येंडो का वेट कर रही थी क्योंकि येंडो नूडल्स लेने गई थी। तभी वहाँ प्रिंसिपल यूरी को कैंडी का लालच देकर अपने ऑफिस में ले जाता है और उसके साथ वो गलत काम करता है। यूरी ये बात बताकर रोने लगती है। तभी यूजिन यूरी को गले लगाती है। उसके बाद येंडो कहती है उसने प्रिंसिपल को यूरी के साथ गलत काम करते हुए देखा है। दरअसल येंडो नूडल्स लेके आती है तब उसे बाहर यूरी दिखाई नहीं देती है। तभी येंडो प्रिंसिपल के ऑफिस में चुपके से सारी चीजें देख लेती है। वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है। प्रिंसिपल अपने ऑफिस से निकलकर येंडो को पकड़ता है और उसे इशारे में धमकाता है कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगले दिन यूजिन मुजिन सिटी के एजुकेशनल ऑफिस में पहुंचकर स्कूल के खिलाफ कंप्लेंट करती है कि स्कूल में कुछ लड़के लड़कों को अब्यूज किया जा रहा है स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स के द्वारा। ऑफिस में जो लेडी थी वो पूछती है कि बच्चों के साथ ये क्लास के दौरान हुआ है या स्कूल के बाद। यूजिन बताती है ये क्लास के दौरान तो नहीं हुआ है लेकिन स्कूल में तो हुआ है, तो आपको शिकायत दर्ज करनी चाहिए और स्कूल के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन ऑफिस में जो लेडी थी वो साफ मना कर देती है कंप्लेंट करने से और वो बोलती है इस मामले वो कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद यूजिन पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ स्कूल के बारे में पुलिस ऑफिसर से इन्वेस्टिगेशन करने को कहती है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर किसी भी तरह से कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार नहीं था प्रिंसिपल के खिलाफ। मतलब ये लोग यूजिन को इधर से उधर भेज रहे थे, कोई भी स्कूल के खिलाफ शिकायत करने के लिए तैयार नहीं था। यूजिन पुलिस स्टेशन से निकलती है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि कोई भी प्रिंसिपल के खिलाफ कोई एक्शन लेना नहीं चाहते थे। तभी उसका दोस्त उसे कॉल करके बताता है कि सियोल सिटी के एक टीवी स्टेशन वाले उन लोगों का केस कवर करने के लिए तैयार हो गए हैं। यूजिन काफी खुश हो जाती है क्योंकि उन लोगों को कहीं से एक उम्मीद मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम प्रिंसिपल के ऑफिस में देखते हैं कि पार्क मिन्सू को बड़ी बेरहमी से मार रहा होता है। पार्क मिन्सू से पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि येंडो और यूरी कहाँ पर है, लेकिन मिन्सू को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन पार्क उसे बिना वजह ही मिन्सो को बहुत ज्यादा मारे जा रहा था। अब पार्क मिन्सो को गोल्ड स्टिक से मारने वाला था। प्रिंसिपल उसे रोकता है और बोलता है तुम्हें जो भी इसके साथ करना है वो ऑफिस के बाहर लेके जाके करो। पार्क ऑफिस का दरवाजा खोलता है तो वहाँ कांग खड़ा था और देखता है कि मिन्सो को बहुत ही बुरी तरह मारा गया है। तभी पार्क कांग के सामने मिन्सो को मारने के लिए लेके जा रहा था। तभी कांग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है, फिर पार्क के पीछे भागता है और फ्लावर पॉट से सिर पर मारता है
और मिन्सू को भी ह्यूमन राइट सेंटर में लेके जाता है। कांग मिन्सू को सारी बातें बताने को बोलता है। तभी मिन्सू कहता है, अगर मैंने सारी बातें बता दी तो क्या तुम उन लोगों को सजा दिला पाओगे? तभी कांग वादा करता है, हाँ उन लोगों को सजा जरूर मिलेगी। तभी मिन्सू सारी बातें बताता है कि कैसे पार्क हर रोज उसको और उसके छोटे भाई को स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर ले जाता है। दोनों को सेक्सुअली अब्यूज किया करता था। सियाल सिटी स्टेशन वाले इस खबर को लाइव टेलीकास्ट कर लेते हैं। इस तरह इसके बाद एक खबर पूरे लोगों में फैल जाती है और लोगों में काफी गुस्सा भी भड़क जाता है प्रिंसिपल के लिए। अगले ही दिन प्रिंसिपल, चीफ और पार्क को अरेस्ट कर लिया जाता है और केस पहुंच जाता है कोर्ट में। केस की पहली सुनवाई होती है जिसमें प्रिंसिपल अपने बेचारे होने का बयान देते हैं। अगले सुनवाई में स्कूल के गार्ड से पूछताछ की जाती है। गार्ड ने बताया कि वो इस स्कूल में 5 साल से काम करता है और उसे इस स्कूल में कोई भी गड़बड़ नजर नहीं आई और न ही प्रिंसिपल किसी भी बच्चों के साथ गलत काम करते हुए देखा है। इन बच्चों का वकील जब क्रॉस एग्जामिन करता है, गार्ड्स की सारी असलियत सामने आ जाती है। दरअसल गार्ड पहले जिस स्कूल में काम किया करता था वहाँ की कुछ चीजों को चुरा कर बेच देता था, जिसकी वजह से उसे उसके काम से निकाल दिया जाता है और उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। फिर उसे इस स्कूल में बड़ी आसानी से नौकरी मिल जाती है। इसके बाद डॉक्टर से पूछताछ की जाती है जिसने यूरी और वेंडर का मेडिकल चेकअप किया था। वो भी इन लोगों के साथ मिली हुई थी क्योंकि उन लड़कियों की 2 अलग-अलग रिपोर्ट्स बनाई थी, जहां एक में लिखा है उन लड़कियों के साथ गलत काम हुआ था और दूसरी रिपोर्ट में नहीं हुआ था। सुनवाई के दौरान उसका भी झूठ पकड़ा जाता है और जज उसे भी डांट लगाता है। उसके बाद गवाही के लिए उन 3 स्टूडेंट में से एक को बुलाते हैं, जहां वो अपनी साइन लैंग्वेज में बताती है। स्कूल का प्रिंसिपल, उसका भाई, कजन सिस्टर और पार्क ये सब मिलकर उसका शोषण कई सालों से कर रहे थे, लेकिन कोर्ट की इस सुनवाई में भी कोई फैसला नहीं होता है। और अब कांग को उसका वो प्रोफेसर बुलाता है जिसने उसका ट्रांसफर इस स्कूल में करवाया था। यहाँ पर प्रोफेसर के साथ वो वकील होता है जो प्रिंसिपल और उसके भाई का केस लड़ रहा होता है। यहाँ पर कांग को बहुत सारे पैसे का ऑफर दिए जाते हैं। उसको कहते हैं ये केस वापस लेने के लिए, और इस केस को लेकर उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर तुम ये केस वापस ले लेते हो तो तुम्हें उस शहर में जहाँ पर तुम्हारी बेटी है वहाँ एक अच्छा जॉब मिलेगा और साथ ही साथ तुम्हें बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे, जिससे तुम्हारी फैमिली की पूरी लाइफ सेटल हो जाएंगी। लेकिन कांग इस ऑफर को ठुकरा देता है और अब कोर्ट की अगली तारीख आती है जहाँ पर उस बच्चे को गवाही देनी है जिस बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, और वो सब बता देती है कि प्रिंसिपल ने उसके साथ क्या क्या किया था। यहाँ पर प्रिंसिपल का वकील होता है उस बच्चे को गुमराह करके झूठा साबित करने की कोशिश करने लगता है। मतलब ये है कि प्रिंसिपल और उसके जुड़वा भाई को पहचानने के लिए बोलता है इन दोनों में से प्रिंसिपल कौन है, लेकिन वो बच्ची बहुत ही आसानी से पहचान जाती है। उससे पूछा जाता है तुमने प्रिंसिपल को कैसे पहचाना, तो वो बताती है हर बार वो जब भी मेरे साथ गलत काम करता था तो अपने गले में इस तरह से उंगली का इशारा करके मुझे मारने की धमकी देता है, और इस बार भी उसने ऐसा ही किया, इसलिए मैंने पहचान लिया। और इस गवाही से उन लोगों का केस काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जज कहते हैं शुक्रवार को इस केस की आखिरी सुनवाई होगी और उसी दिन फैसला होगा। केस की आखिरी सुनवाई के पहले मिन्सू की गृहिणी ने वो अपना केस वापस ले लेती है क्योंकि उसे पैसों का लालच दिया गया था और उसने उसे एक्सेप्ट कर दिया था। यानी 3 बच्चों में से एक बच्चों का केस वापस हो चुका है। वही इस बात से कांग को बहुत दुख होता है। साथ ही मिन्सू को भी कांग उसे नहीं बताता है कि उसकी ग्रैंडमदर ने उसका केस वापस ले लिया है। वो नहीं चाहता था कि मिन्सू उसकी ग्रैंडमदर से नफरत करे। अब 2 बच्चों का केस है जो प्रिंसिपल उसके भाई के ऊपर है। उसी रात जब कांग सो रहा होता है तभी वहाँ युंडो आती है और बताती है कि जब भी उन लोगों के साथ गलत काम होता था तो प्रिंसिपल उनके साथ वीडियो बनाता था। वो सभी वीडियो रिकॉर्डिंग्स प्रिंसिपल के पास अभी तक उस ऑफिस में होगी। अगर वो वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिल जाती है तो उन बच्चों का केस और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तभी कांग और यूजिन प्रिंसिपल के ऑफिस में जाके वो वीडियो रिकॉर्डिंग्स ढूंढने लगते हैं। तब वो वीडियो रिकॉर्डिंग्स कांग के हाथों लगती है। उनको उम्मीद मिलती है कि अब उन क्रिमिनल्स को सजा मिलेगी। अगली सुबह वो दोनों वीडियो रिकॉर्डिंग्स को लेके अपने वकील को दिखाते हैं। वो वकील बोलता है हम ये वीडियो रिकॉर्डिंग्स कोर्ट में नहीं दिखा सकते, लेकिन वो पर्सनली जज को ये वीडियो रिकॉर्डिंग्स दिखाएगा और उन दोनों को दिलासा देता है कि उनको अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आता है वो दिन जब इस केस का फाइनल फैसला होगा। यहाँ जज अपना फैसला सुनाता है जो कि उन क्रिमिनल्स के फेवर में आ जाता है। वो जज बोलता है इन लोगों का प्रीवियसली कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है और मिन्सू और यूरी के गार्डियंस ने पहले
ही केस वापस लेके सब सेटलमेंट कर दिया है। तो पार्क को 8 महीने की और प्रिंसिपल और उसके भाई को 6 महीने की सजा होगी। इस फैसले से वहाँ के लोग में गुस्सा पैदा हो गया था। वहाँ कांग पूरी तरह से टूट गया था और वकील की तरफ देखता है और समझ जाता है उसका वकील भी उन लोगों के साथ मिला हुआ था। जानबूझकर वो ये केस हारता है। यहाँ वो बच्चे रोने लगते हैं। कांग उनकी तरफ देखता है और खुद से बोलता है वो इन बच्चों को जस्टिस दिलाने में फेल हो गया। यहाँ अब जेल जाने से पहले रात को उन क्रिमिनल्स के साथ उसके वकील को भी दिखाते हैं जो सब पार्टी कर रहे थे, क्योंकि 6 और 8 महीनों में वे सब बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर प्रिंसिपल का वकील बताता है कि मैंने दूसरे वकील को बहुत सारे पैसे खिलाए, साथ ही उसे जॉब भी ऑफर की, इसीलिए वो हमारे फेवर में आ गया और ये कारण था कि आपको ना के बराबर सजा हुई। दूसरी तरफ मिन्सू पार्क से रिवेंज लेने के लिए घर से गुस्से से भाग जाता है। तभी यूजिन कांग को कॉल करके बताती है और फिर वो दोनों ढूंढने निकल जाते हैं। पार्टी के बाद दिखाया जाता है कि पार्क नशे की हालत में ट्रैक से जा रहा होता है। तभी उसके पीछे मिन्सू आता है। वो मिन्सू से पुरानी सारी बातें भूलने को बोलता है। तभी मिन्सू अपने भाई का बदला लेने के लिए उसके पेट में स्टैब करता है। तो पार्क को गुस्सा आता है और वो मिन्सू को मारने लगता है। तभी वहाँ ट्रेन को आते देख मिन्सू उस पर हमला करता है, फिर उसे जख्मी करके रेलवे ट्रैक पर गिरा देता है और उसे कसकर पकड़ लेता है जिससे पार्क भाग ना सके। पार्क उससे छूटने की कोशिश करने लगता है लेकिन मिन्सू उसे नहीं छोड़ता। तभी ट्रेन उन दोनों पर आ जाती है और दोनों मारे जाते हैं। यहाँ मिन्सू ने अपनी जान गंवा के अपने छोटे भाई की मौत का बदला लिया। फिर वहाँ कांग और यूजिन आ जाते लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, वो लोग मिन्सू को बचा नहीं पाते। अगली सुबह कांग, यूजिन और वो शहर के सारे लोग उन सभी घटनाओं के और जज के फैसले के खिलाफ हड़ताल करते हैं, लेकिन पुलिस उन क्रिमिनल्स के साथ मिली हुई थी। वो लोगों पर पानी से अटैक करते हैं। तभी वहाँ पुलिस कांग को मारने लगती है, जिससे योंडो और यूरी रोने लगती है। इन लोगों को इंसाफ चाहिए था लेकिन पुलिस इन्हें नाकाम कर देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 1 साल बाद। क्रिसमस का दिन था। कांग अब सियोल सिटी में रहता था। यूजिन कांग को एक ईमेल लिखती है जिसमें वो बताती है कि बच्चे अब काफी बेहतर है, बच्चे अब स्कूल नहीं जाते हैं, वो ह्यूमन रन सेंटर में ही रहते हैं जहाँ पर कुछ वॉलंटियर्स बच्चों की मदद करते हैं। यूजिन ने कोर्ट में दोबारा केस की अपील की थी लेकिन वो रिजेक्ट हो जाती है। लास्ट में हम लोग कांग को देखते हैं, वो अपनी बेटी के लिए केक ले जा रहा था। तब रास्ते में उसकी नजर पड़ती है एक पोस्टर पर। उस पर लिखा हुआ था कम टू मुजिन ए सिटी ऑफ फोग। कांग खड़े होकर उस पोस्टर को ही देख रहा होता है और ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।